सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हम जुलाई मंथ के 4th वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट कवर करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, आपका टेस्ट लगा सकते हैं। उसके लिए इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभालते हैं ये, और निर्वाचन क्षेत्र इनका हरिद्वार है। अच्छा, वैसे भी आपको पता है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो अभी इन्होंने ही मनोदर्पण नाम की इस पहल को शुरू किया है। एक्चुअली में इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। अभी कुछ समय पहले इन्होंने युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था। बाकी हर्षवर्धन जी की बात करेंगे, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं ये, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। और इन्होंने क्या किया था, क्यों न्यूज में थे ये? एक तो आपको याद होगा ई ब्लड सर्विस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था इन्होंने। उसके अलावा कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल आई लैब को भी लॉन्च किया था। प्रहलाद जोशी की बात करेंगे, कोयला मंत्री हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक, और इन्होंने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करेंगे, इनका निर्वाचन क्षेत्र है मोरेना मध्य प्रदेश, कृषि मंत्री हैं ये। इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। फिर है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2022 तक के लिए। ये इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप, पर अभी कोविड-19 के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया। अब ये 2022 में होंगे, और होने वाले कहां पर थे? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी आप जानते ही हो 2023 में आपके आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे। वो कहां पे होंगे? वो भारत में होंगे। उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस वो फरवरी में होने वाले थे, अब वो नवंबर में होंगे। साल तो 2023 ही रहेगा। अच्छा, 2022 में आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप भी होंगे कतर में, और 2022 में जो आपके डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे, अब उन्हें स्थगित कर दिया गया। अब वो होंगे 2026 में। उसके अलावा एशिया कप टूर्नामेंट ये आपके श्रीलंका में होने थे 2020 में ही, लेकिन अब ये 2021 में होंगे। अच्छा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कब होंगे और कहां पे होंगे? तो 2021 में होंगे न्यूजीलैंड में, ये भी याद रखना। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। अब इस योजना में क्या होगा? तो इसमें राशन की होम डिलीवरी की जाएगी, और साथ ही इसे केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है उससे भी जोड़ा जाएगा। मतलब इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचा दिया जाएगा, तो उन्हें अब राशन की दुकानों पर जाना नहीं पड़ेगा, लंबी लंबी लाइनों पर लगना नहीं पड़ेगा। दिल्ली की बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनेगा। उसके अलावा अभी दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था। अभी दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया था, और दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, और 5T प्लान भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर है सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की जो बुक है, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने लिखा है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं ये बलदेव सिंह, और इन्होंने ही लिखा है इस बुक को जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। और इस बुक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बारे में बताया गया है। ये वही उधम सिंह हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग के आरोपी जनरल डायर को लंदन जाकर के गोली मार दी थी। तो बुक का नाम और लेखक का नाम आपको याद रखना है। बाकी एस हुसैन जेदी ने अभी कौन सी बुक लिखी थी? द एंड गेम नाम का नॉवल लिखा था इन्होंने। और तेनजिन गेये टेथोंग, याद होगा अभी आपको, दलाई लामा की आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, और उसका नाम क्या था? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर बिजली लाइनों ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो इससे लाइनों में जो फॉल्ट वगैरह होंगे वो कहां पर है, इसका तेजी से पता लगाया जा सकेगा। अब फॉल्ट वगैरह का तेजी से पता चल जाएगा तो बिजली की कटौती से होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। अच्छा, ड्रोन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में रहे थे। एक तो आपको याद होगा ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया था।
उसके अलावा HDFC एर्गो ने भारत का पहला ड्रोन को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की थी और इंदौर पहला शहर बना ड्रोन की मदद से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला। फिर भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2023 तक। तो भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्य की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। वैसे अभी तक असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां पहले से ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है। बाकी मणिपुर रह गया, मेघालय, इनको 2022 तक और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को 2023 तक जोड़ दिया जाएगा। भारतीय रेलवे से कुछ पॉइंट्स याद आते हैं आपको? चलो मैं रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड यानी कि विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होना चाहिए 2030 तक। उसके अलावा याद रखो, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। इस ब्रिज का नाम है अंजी खड़ ब्रिज, जो कटरा और रियासी को जोड़ेगा आपस में। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, नागपुर और कोरबा के बीच में। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टैक ट्रेन ये पहली बार भारत में चली थी। कहां से का? पालमपुर और बोटाड़ के बीच में, ये गुजरात में। उसके अलावा याद रखना, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। वैसे वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। फिर प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने नई दिल्ली के एम्स में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है। इसमें दिल्ली पुलिस के 32 जवानों ने प्लाज्मा दान किया, तो इससे सभी लोगों को प्लाज्मा दान करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो याद होगा आपको, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग जिसका नाम है प्लेटिना प्रोजेक्ट, ये शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो आंसर कर दोगे केरल। और पहला सरकारी अस्पताल जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई ये उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम है किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, इस तरह का नाम है उसका। फिर है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मेरी ली ट्रंप ने। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भतीजी यानी कि नीस है ये मेरी ली ट्रंप, उन्होंने लिखी है ये किताब। बाकी स्टीफन किंग की बात करेंगे, इन्होंने अभी इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक लिखी थी। मैरी जॉर्डन की बात करेंगे, इन्होंने मेलानिया ट्रंप के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। रस्किन बॉन्ड ने इसी साल 2 बुकें लिखी है, एक तो लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और एक लिखी थी होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अच्छा देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी आपकी बुक्स करंट अफेयर्स में रही है वो सारी बुक्स मैंने आपको कवर करवा दिया है 3 पार्ट में। वो तीनों पार्ट के ऑडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन तीनों पार्ट को सुन करके सारी बुक्स आप कवर कर सकते हैं। उन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो वहां मिल जाएंगे। फिर है मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारी जो खाद्य व प्रसंस्करण यानी कि फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने। भटिंडा पंजाब इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे बना था? और ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये आंध्र प्रदेश में बना था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क। अच्छा, अगर देश का पहला मेगा फूड पार्क की बात करेंगे तो वो भी आपके चित्तूर आंध्र प्रदेश में बना था जिसका नाम था श्रीनी मेगा फूड पार्क। देखो, मेगा फूड पार्क का उद्देश्य यही है कि किसानों को, प्रसंस्करणकर्ताओं को और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लेकर के आना जिससे सबको बेनिफिट मिल सके, साथ में किसानों को भी अच्छा खासा बेनिफिट हो। फिर एक किसे करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रमेश बाबू को। तो रमेश बाबू, अच्छा एमडी सीईओ तो ये बनी गए हैं और इसी के साथ इन्हें एडिशनल डायरेक्टर भी बनाया गया है। ये PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। अच्छा, शेषाद्री से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी CS शेषाद्री ये गणितज्ञ थे और अभी इनका निधन हो गया। और शेषाद्री से एक और पॉइंट वैसे आप लिंक कर सकते हो,
शेषनाग। ये भारतीय रेलवे ने जो अभी सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी ना 2.8 किलोमीटर, मैंने आपको पीछे बताया था, उसका नाम है उस लंबी रेलगाड़ी का शेषनाग। बाकी पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने। अश्विनी कुमार तिवारी की बात करेंगे, एसबीआई कार्ड्स के एमडी सीईओ बने। और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने। करूर वैश्य बैंक की बात कर लें तो स्थापना इसकी 1916 हुई थी और हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। एमडी सीईओ तो यही बन गए रमेश बाबू। और इसका टैगलाइन क्या होता है? स्मार्ट वे टू बैंक। फिर एक किसे टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा अर्नब चौधरी को। और उन्हें यह अवार्ड भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। एक्चुअली इनका निधन हो गया था 25 दिसंबर 2019 को, तो उसके बाद यानी कि मरणोपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। ये भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे और इनकी एक एनिमेशन फिल्म आई थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, और ये ऑस्कर के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन मूवी थी। तो इनका नाम है अर्नब चौधरी। टूनज मीडिया अवार्ड मिलेगा इन्हें मरणोपरांत। बाकी केजंग दी थोंगडॉक, इनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म निर्माता है और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। बाकी के शिवन आप जानते ही हो, इसरो के अध्यक्ष हैं और वॉन करमन पुरस्कार 2020 जीता है इन्होंने। और सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिलेगा इन्हें। फिर डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है, तो आंसर होगा भारत, मतलब उस ड्रोन का नाम ही भारत है। तो अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी करने के लिए एक ड्रोन बनाकर दिया है जिसका नाम है भारत। इसे पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, ये भारत हो गया और इंडिया। कभी भी आपके ऑप्शन में अगर इंडिया आ जाए तो ऐसा मत कर देना इंडिया ही भारत है, भारत भारत होता है। और इंडिया नाम वैसे भी न्यूज में भी था। भारत ने युगांडा को इंडिया नाम से वॉर गेम सेंटर बना करके दिया था। तो जब हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, अब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ की बात कर लेंगे। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई। नासा की भी 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बना करके दिया था, जिसे आप 7 टन तक का जो भी भारी सामान होता है उसे आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर भी बनाया है, सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए। फिर एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? भारत 15वें नंबर पर है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2019 में $2.47 बिलियन की बिक्री दर्ज की है, जिसमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस कारण से भारत को 15वें स्थान पर रखा है और इसमें टॉप पे रखा है अमेरिका को। फिर अभी किसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग ने। तो स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये ग्रेटा थनबर्ग, और अभी इन्हें मानवता के लिए गुलबैंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें ये इस अवार्ड का पहला एडिशन था। तो इस अवार्ड में उन्हें 1 मिलियन यूरो मिले हैं, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी संगठन काम कर रहे हैं उन्हें डोनेट करने का निर्णय लिया है। बाकी मलाला यूसुफजई से तो आप इनके बारे में जानते ही हो। एक और पॉइंट इनसे याद रखो, अभी हमने मलाला डे भी मनाया था, कब? 12 जुलाई को। बाकी सचिन अवस्थी, अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला इन्हें। और बेयोंसी की बात करेंगे जो कि पॉप स्टार हैं, अभी बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था इनको। फिर अभी डीआरडीओ ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ध्रुवास्त्र। तो अभी डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया पहल के तहत बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे अब बदल करके ध्रुवास्त्र कर दिया है और इस मिसाइल को भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर में यूज किया जाएगा। इस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, यानी कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ये मिसाइल, जिसकी रेंज है 4 किलोमीटर और ये मिसाइल दुश्मन के किसी भी टैंक को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। इसका परीक्षण कहां पे किया गया? उड़ीसा के
चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में। फिर है भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान हैं वासुदेव महापात्रा, उन्होंने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा है। तो इस कछुए को भारतीय फ्लैप शेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है और ये जो कछुआ है आमतौर पे आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलेगा। अच्छा, कछुए से याद आया, वर्ल्ड टर्टल डे ये हमने कब मनाया? 23 मई को मनाया। और एक और याद रखो पॉइंट कि कछुओं के संरक्षण के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा कुरमा, KURMA, कुरमा। फिर हाल ही में भारत में SAP के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कुलमीत बावा को। तो अभी हाल ही में कुलमीत बावा को सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा भारत में अपना CMD नियुक्त किया गया है। ये देवदीप सिंह गुप्ता की जगह लेंगे। और ये जो कुलमीत बावा है ये सीधे SAP एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्टिंग करेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है कुलमीत बावा का नाम। बाकी देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे। ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। SAP ये जर्मन की एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। फिर है किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल को। तो अभी प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO बनाया गया है। ये अभी तक SBI जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी CEO थे, लेकिन अब ये MD CEO बन गए हैं। बाकी अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD CEO बने थे। रमेश बाबू पढ़ा था हमने, करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने। और P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। उसके अलावा SBI से आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला पहला भारतीय बैंक है ये। फिर है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुमित देब को। तो NMDC मतलब क्या बताया? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो अभी सुमित देब को NMDC का CMD नियुक्त किया गया है। ये N बेजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। बाकी अशोक लवासा आप जान गए होंगे, अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। NMDC की बात कर लेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। अभी आपको याद होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज में था, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग बनाई गई यहाँ पे। फिर किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। एक्चुअली इस योजना को पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता था। तो इस योजना से कोविड-19 महामारी के बीच उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक ही जगह पर 98 प्रकार की मंजूरी मिल सकेगी। जो भी आपको मतलब मंजूरियां लेनी होती है वो मिल सकेगी। बेसिकली सीधे सीधे बात करें तो आप कह सकते हो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। फिर किसे रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा अरुण कुमार को। तो ये अभी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार, और अभी इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी वी सूर्य नारायण की बात करेंगे, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। UB प्रवीण राव नैस्कॉम के चेयरमैन बने और समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के CEO बने। फिर किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी के नाम पे। तो अभी राज्यसभा सचिवालय ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली जी के नाम पे कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या होगा, तो अरुण जेटली जी के परिवार को जो पेंशन के रूप में राशि मिलती है उसे सचिवालय के ग्रुप C के कर्मचारियों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति देने में काम लिया जाएगा। अरुण जेटली जी से 2 पॉइंट और याद रखो। एक तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया। बाकी सुषमा स्वराज, हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम इनके नाम पे रखा। मनोहर पारिकर
जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके नाम पे भी एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा है जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। और अटल जी के नाम पे तो काफ़ी सारी चीज़ों के नाम रखे हैं। कुछ मैं आपको बताऊं लेटेस्ट, तो जम्मू कश्मीर का जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम इनके नाम पे रखा है, अटल चौक। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम इनके नाम पे रखा है, अटल टनल। लखनऊ का इकाना स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा है और लखनऊ का ही हजरतगंज चौराया का नाम भी इनके नाम पे रखा है। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम इनके नाम पे रखा है और गुजरात का साबरमती घाट भी इनके नाम पे रखा है, अटल घाट। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। हर साल हम इसे 23 जुलाई को ही मनाते हैं। और 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जुलाई 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। सिंपल सा याद रखो आप तो। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाते हैं? 23 जुलाई को। फिर बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव बजाज को। एक्चुअली अभी तक जो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे राहुल बजाज, उन्होंने अभी 31 जुलाई से अपने पद से हटने का फैसला लिया। तो अब जो उनके बेटे हैं जो वर्तमान में वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष हैं, उन्हें बजाज फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी श्रीकांत माधव वैद्य की बात करेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। राजीव बजाज की बात करेंगे, बजाज ऑटो के एमडी सीईओ बने थे। और करण बाजवा की बात करेंगे तो गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी सीईओ बने थे। फिर अभी किसने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सोनू सूद ने। तो अभी एक्टर सोनू सूद ने ही प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन में नौकरियों को खोजने और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सभी जानकारियां आपको मिल सकेगी। सोनू सूद के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इन्होंने लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की थी। अच्छा, जॉब के लिए आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है महा जॉब पोर्टल। फिर बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद शाहीन इकबाल को। बाकी विक्रम दुर्रई स्वामी की बात करेंगे, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे। और सेतुरमण पंचनाथन, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया है। और जुबैर इकबाल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक में नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। बांग्लादेश की बात करेंगे, कैपिटल ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भी सौंपे हैं। अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और अरब सागर से जो निसर्ग नाम का तूफान उठा था वो निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया था। बांग्लादेश के साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं, एक्सरसाइज, जिसका नाम है संप्रीति। अभी फरवरी में हमने किया था संप्रीति 9, यानी कि 9 मतलब 9वां एडिशन। कहाँ पे? मेघालय की उमरोई में। फिर भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है उनका? कला नारायणसामी। तो सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका? कला नारायणसामी नाम है। तो इन्हें कोरोना काल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का उपयोग करने के लिए सम्मान मिला है। इसे इन्होंने 2003 में फैले सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समय सीखा था। तो नाम याद रखना, कला नारायणसामी। बाकी वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता इन्होंने। सचिन अवस्थी की बात करेंगे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जीता इन्होंने। और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज जीता इन्होंने। फिर किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को शुरू किया है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो इसकी मदद से ग्राहक केवल 5 मिनट में घर बैठे बैठे सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं।
ये एक लिमिटेड KYC अकाउंट है और आपको अकाउंट खोलने के 12 महीने के अंदर इसे फुल KYC अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा, वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इंस्टा क्लिक बचत खाता किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की आगे बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं। फेडरल बैंक अभी न्यूज में था, MD CEO रीअपॉइंट हुए थे इसके। क्या नाम था? श्याम श्रीनिवासन। यस बैंक ने अभी युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया और करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने रमेश बाबू। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। पहले पे है SBI, दूसरे पे है पंजाब नेशनल बैंक। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक का। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख अधिया और इसके MD CEO हैं संजीव चड्डा और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अच्छा, यहाँ पे ये इंस्टा क्लिक नाम से आपको कुछ याद आता होगा इंस्टा से। अभी ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी, तो वहां पे भी इंस्टा पड़ा था, यहाँ पे भी इंस्टा है। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करते हुए, लिंक करते हुए याद कर सकते हो, बड़ी आसानी रहती है याद करने में। फिर है ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता कौन है? तो आंसर होगा तारा जून विंच। तो ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं ये तारा जून विंच और इन्होंने ही अभी प्रतिष्ठित 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। इन्होंने अपनी बुक यील्ड के लिए यह अवार्ड जीता है। बाकी ग्रेटा थनबर्ग की बात करेंगे, स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये और मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता इन्होंने। अर्नब चौधरी की बात करेंगे, टूनज मीडिया अवार्ड जीता इन्होंने। और केजंग डी थोंग डॉक की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता 2020 के लिए। फिर किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान को। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने मिडिल एशिया देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है और इस तरह से तुर्कमेनिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और तुर्कमेनिस्तान, दोनों के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं और 164 नंबर का बना था अफगानिस्तान और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजेवेडो। और अभी आपको याद होगा भारत के ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने थे। बाकी तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल एशगबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत और तुर्कमेनिस्तान में अभी भारतीय राजदूत कौन बने थे? विधु पी नायर। फिर निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? तो आंसर होगा 87वें नंबर का। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये निकारागुआ गणराज्य और अभी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी कि 87वें नंबर का देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मैंने आपको कई बार बताया है, हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते के समय की थी। और इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी आपके देश हैं उनको एक साथ लाना, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, तो उस सन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, उसी के लिए ये गठबंधन बनाया गया। निकारागुआ की बात कर लें तो इसकी कैपिटल है मेनांगुआ, करेंसी है निकारागुआ कार्डोबा और प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगा। और एक पॉइंट और याद रख लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। फिर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया, तो आंसर होगा नागपुर। तो नागपुर स्थित एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया। और इस स्मार्ट रिस्ट बैंड को बनाने के लिए नागपुर स्थित एम्स ने IIT नागपुर और IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर अभी मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा चाइना ने। और ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, पर अभी चाइना ने अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो चाइना ने अपने सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च
5 रॉकेट से इस अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 को लॉन्च किया। तियानवेन का मतलब होता है क्वेश्चन टू हेवन, यानी कि स्वर्ग से सवाल, और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना। अभी चाइना ने अपना एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एपस्टार 6D को भी लॉन्च किया था। बाकी बात चाइना की है तो कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पर आता चाइना, भारत तीसरे स्थान पे था। और चाइना ने कहा है कि वो सशस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। अभी आपको याद होगा चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का भी परीक्षण किया था जिसका नाम है AR-500C। और 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे वो आपके चाइना में ही होंगे जिसका मैस्कॉट है फई फई। उसके अलावा भी आप याद रख सकते हो आपके जो तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे ये भी चाइना के शांटाओ में होंगे 2021 में, और 19वें एशियन गेम्स ये आपके 2022 में होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसके शुभंकर हैं स्मार्ट ट्रिपलेट। और बाकी तो आप जानते ही हो 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो बीजिंग चाइना में होंगे 2022 में, जिसके शुभंकर हैं बिंग डुएन डुएन और श्वेन रॉन रॉन। फिर है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा एझिमाला में। तो अभी जो हमारे वाइस एडमिरल हैं अनिल कुमार चावला, उन्होंने इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला ये आपके केरल में, तो वहां पे सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लांट को शुरू किया है। इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट और इसका उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करना। नेवल चीफ कौन है हमारे, करमबीर सिंह है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में यानी कि अक्षय ऊर्जा का, तो 175 गीगावाट है 2022 तक। फिर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे अपना MD CEO नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी को। ये ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे नवीन ताहिलानी। अरुण कुमार की बात करेंगे, रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बने ये। और सुमित देव नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का CMD नियुक्त किया गया इनको। बाकी श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने थे ये। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। तो ये किसका स्थान लेंगे, ये कर्णम शेखर का स्थान लेंगे जो अभी 30 जून को ये रिटायर्ड हो गए थे। बाकी रमेश बाबू अभी करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने। अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD CEO बने और प्रकाश चंद्र कांडपाल ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, 1937 में स्थापना हुई थी। और इसकी जो टैगलाइन है वो गुड पीपुल टू ग्रो विद है। एक आपने टैगलाइन और सुनी होगी गुड पीपुल टू बैंक विद, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिर एक किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने MGTD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण किया गया तातरस्तान के कजानबश विमानन केंद्र में और इसका उत्पादन 2021-22 तक किया जाएगा। तो इस नई टेक्निक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना तक कम हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रख लो, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा रशिया ने। रशिया ने किया तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और अब इसके नए प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और रशिया ने ही दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोन। फिर है किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया, तो आंसर होगा मुथूट फिनकॉर्प ने। तो अभी केरल में स्थित नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को देश भर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वाले क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, MSME मंत्री कौन है हमारे, नितिन गडकरी हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और MSME से अभी आपको याद आता होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था। इसके अलावा MSMEs के लिए गुजरात सरकार ने एट वन क्लिक पहल भी शुरू की थी। फिर है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा साहिल सेठ को। तो अभी साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है।
अच्छा, इनके अलावा एक और नाम याद रखो, एक आईएएस अधिकारी का नाम आपने जरूर सुना होगा, टीना दाबी। इनको भी मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये 2016 की सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर थी। वैसे वर्तमान में ये राजस्थान के भीलवाड़ा में एक एसडीओ के रूप में काम कर रही हैं टीना दाबी। बाकी रोशनी नादर की बात करेंगे, अभी एचसीएल की नई चेयरमैन बनी है। दिलीप ओमान की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम पावह बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो अभी भारत और इजराइल ने एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू किया है। तो किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है, ये 30 सेकंड में पता चल जाएगा इस टेक्निक से। इजराइल की बात है तो कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, इसने अपनी एक तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। इसके अलावा भी इजराइल ने ऑफेक्स 16 स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। और भारत की एक आईटी कंपनी है टीसीएस, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजेश भूषण को। तो राजेश भूषण ये हमारे नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं। और ये किनकी जगह लेंगे? तो प्रीति सूदन की ये जगह लेंगे। अच्छा, हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। बाकी अरविंद कुमार शर्मा ये एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बने थे। गिरधर अरमाने परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने थे। और अजय भूषण पांडे ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फिर 21 वर्ष तक भारत अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% नवीकरणीय ऊर्जा से होगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। तो आंसर होगा 2030 तक। तो हमारे जो बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत में जितनी भी टोटल बिजली जो प्रोडक्शन होती है उसका 60% रिन्यूएबल सोर्सेज से होने लगेगा। कब तक? 2030 तक। रिन्यूएबल सोर्सेज तो आप समझ गए ना, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, मतलब ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज इनको कहा जाता है। और शायद आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है, जो 2030 तक बढ़कर 450 गीगावाट हो जाएगा। अच्छा, 2030 से आपको कुछ और कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? चलो एक प्रश्न का जवाब दो फिर। भारतीय रेलवे ये कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कर लेगा? तो इसका आंसर यही होगा 2030। तो गाइज ये लीजिए, जुलाई मंथ के लास्ट वाले वीक का ये हमने पहला वाला पार्ट खत्म कर लिया है। लगभग 44-45 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना इसको। और अगर आप चाहते हो इसी तरह से वीडियोस आपको मिलते रहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना। और अब जाइए क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को खोलिए और वहां पे जाकर के इसका टेस्ट लगा लीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही लगा पा रहे हो। थैंक यू गाइस।